देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस घटना में। कयामत की आंधी की एक रात जिसने मेरे सारे गलत विचारों को सरासर झूठ साबित कर दिया था। सर्दियों का मौसम चल रहा था और रात का समय था, जिस वजह से धुआं का माहौल काफ़ी अच्छे से छाया हुआ था। चारों तरफ कुछ कुछ लाइट की रोशनी ज़रूर दिखाई पड़ रही थी और मैं आज देर रात अपने घर की तरफ रवाना हुआ, क्योंकि आज के दिन दुकान में कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ चुका था, जिस वजह से काम करते करते आज काफ़ी रात हो गई थी। मेरा घर हमारी उस दुकान से बेहद दूरी पर पड़ता था, तो ऐसे वक्त में मुझे पैदल पैदल अपने पैर लड़खड़ाते हुए घर की ओर बढ़ना पड़ता था। खैर, मैं अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे अपने पीछे से एक चमकदार रोशनी नजर आई और इस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह हमारी दुकान के मालिक की कार ही होगी, क्योंकि इस तरह की गाड़ी इस पूरे के पूरे शहर में सिर्फ हमारे बॉस के पास ही थी। वो गाड़ी मेरे बगल में आकर रुकी और उस वक्त रात के करीब 11 बजने को चले थे और इतने रात को बॉस यहाँ पर भला क्या कर रहे हैं। मैं इसी सोच में था कि उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकला और जंगली इलाके की ओर चला गया, क्योंकि हमारा गांव एक सुनसान और जंगल इलाके के पास चेहरे मैं देखने लगा। तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बॉस और कुछ कर्मचारी बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर मैं गाड़ी का कांच खटखटाते हुए बोला, हेलो सर। तो मेरा बॉस पता नहीं क्यों मगर मुझे देखते एकदम सफ़ेद सा पड़ गया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। पहले तो मुझे भी अपने बॉस का यह बर्ताव काफ़ी अजीब लग रहा था, मगर जब उसने गाड़ी की विंडो को नीचे गिराया तो मैंने पूछते हुए कहा, अरे आप इतनी रात तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मेरे बॉस ने बताया कि वह बस थोड़ा टाइम काटने के खातिर इधर उधर टहल रहे थे। मेरा घर यहाँ से ठीक ठाक दूरी पर पड़ता था, तो मैंने अपने बॉस को मुझे घर तक छोड़ने को कहा। उस समय मेरा बॉस मुझे मना नहीं कर पाया और मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा करने लगा। इशारा पाते ही मैं भी गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल पड़े। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, मानो गाड़ी के अंदर एक घुटन भरी हुई है और मैं उसके अंदर फंस गया हूँ। लगातार वो गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार के दम पर सड़क पर दौड़ रही थी कि फिर उस गाड़ी का पूरा वातावरण एकदम से बदलने लगा। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर एक धीमी आवाज़ काफ़ी भयानक अंदाज में गूंजने लगी। ये तीखी आवाज़ हमारे कानों में चुभ रही थी। आज पहली बार मैं दुकान से इतनी देरी करने के पश्चात ही अपने घर लौट रहा था। इस गाड़ी की कुछ अजीब हरकतों के बाद ये गाड़ी एकदम से रुक गई और गाड़ी के रुकने के बाद मैं झट से उस कार से नीचे उतरने लगा, मगर फिर मेरी आंखें उस गाड़ी के पीछे मौजूद सीट पर पड़ी तो मेरा पूरा दिमाग हिल गया, क्योंकि बॉस ने गाड़ी के अंदर एक कटी हुई बकरी की लाश रखी हुई थी, जिसे देखकर मैं दंग रह गया और अपने बॉस से पूछने की चाहत करने लगा। लेकिन दूसरी ओर मुझे ये भी पता लगाना था कि बॉस इस बकरी की लाश का भला क्या करेंगे। गाड़ी अचानक ही बंद पड़ चुकी थी और जिस वजह से बॉस के साथ साथ ड्राइवर भी गाड़ी से नीचे उतर गया और इधर उधर भटकते हुए गाड़ी की जांच पड़ताल शुरू करने लगा, मगर कार में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर गाड़ी क्यों नहीं चल पा रही थी, हम सभी इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थे, मगर मेरा दिमाग बार बार उसी बकरी वाली लाश की ओर जा रहा था जो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। तभी मैं उस ड्राइवर से पूछते हुए बोला, अरे भैया, ये गाड़ी के अंदर बकरी की लाश क्यों पड़ी है और इस लाश को कहाँ ले जाया जा रहा है? वो ड्राइवर मुझे अचंभित नज़रों से घूरते हुए बोला, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि गाड़ी तो एकदम नॉर्मल है। मैं एक बार फिर गाड़ी में झुकते हुए देखने लगा। इस बार तो मेरा पूरा बदन एकदम से कांप उठा। एक पल के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी के पीछे मौजूद सीट के ऊपर मेरी कटी हुई मुंडी पड़ी थी। एक बार के लिए मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनने के बाद मेरा बॉस भागता हुआ मेरे पास पहुंचा और फिर वह मेरा हाथ पकड़ता हुआ मुझे गाड़ी से दूर ले गया। गाड़ी से दूर ले जाने के बाद उसने मुझे बताया कि तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे साथ इस तरीके के हादसे कर सके। मुझे अपने बॉस की बातें हैरान की सीमाओं को लांघने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि टोटके का नाम सुनने के बाद मेरा शक तो और भी जोरों से बढ़ने लगा। फिर उस जंगल की तरफ से एक आदमी निकलता हुआ आया और गाड़ी के पास पहुंच गया।
उस समय मेरी नज़र उस आदमी पर टिकी हुई थी, मगर पीछे से मेरे बॉस ने मेरे सर पर काफ़ी ज़ोर से मारा, जिस वजह से मैं बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब तक मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं उसी इलाके में खुली सड़क पर गिरा हुआ था। ठंड के मारे मेरा पूरा का पूरा शरीर अब अकड़ सा चुका था। मैं अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वह हिल ही नहीं रहे थे। एक पल के लिए तो मैंने चारों तरफ आवाज़ भी दी। उस सुनसान इलाके में चारों तरफ किसी इंसान तो छोड़ो, किसी कुत्ते का भी नामो निशान नहीं था। एक जोरदार चुप्पी उस सड़क के ऊपर अपना कहर बरपा रही थी। सन्नाटा भी बवाल मचा रहा था। उस जोरदार अंधेरे के बीच में किसी तरह उस ठंड के माहौल में अपने पैरों के बल खड़ा हुआ था और इधर उधर उसी गाड़ी की तलाश करने लगा। अब मैं यही उम्मीद लगाए बैठा था कि अब वह गाड़ी मुझे कहीं भी नजर ना आए और मैं अपने घर के लिए निकल सकूं, मगर ऐसा नहीं था। वह गाड़ी मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी और जब मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ तो उस गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही ऑफ ऑन होने लगी, जिस कारण मैं उल्टे कदम पीछे की ओर बढ़ने लगा। मेरे बढ़ते हुए कदम उस वक्त रुक गए जब मेरा शरीर किसी चीज़ से टकरा गया। ठीक से देखने पर पाया कि वह उस गाड़ी के ड्राइवर की लाश थी जो उस बकरी की हालत में थी। और इस नज़ारे को देखने के बाद मैं समझ चुका था कि यह इलाका शैतानों से घिरा हुआ है और उस ड्राइवर को मौत के घाट उतारने का मनुष्य काम किसी और का नहीं, बल्कि वहाँ पर मौजूद उन काली शैतानी शक्तियों का है जो इस इलाके में अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से मशहूर है। अब मैं वहाँ से निकलने की फिराक में ही था कि तभी मेरी नज़र उस गाड़ी के ऊपर रखी हुई एक और लाश पर पड़ी। तो इस बार मेरा पूरा बदन थर थर कांप उठा, क्योंकि यह लाश हमारी दुकान के मालिक की ही थी। और फिर एक खटखट की धीमी धीमी और डरावनी आवाज़ के साथ गाड़ी का दरवाज़ा खुलने लगा। गाड़ी का दरवाज़ा खुल तो रहा था, मगर वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। और फिर कुछ देर के बाद ही किसी के जूते पटकने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी और एक परछाई लगातार मेरी तरफ बढ़े जा रही थी। सड़क के किनारे एक लाइट लगी हुई थी और उस लाइट के चारों तरफ लंबे आकार के बड़े बड़े खंभे बने हुए थे और उन खंभों की तरफ से एक विशाल परछाई नजर आई, जिसके हाथ में कुछ बड़ा सा दिखाई पड़ रहा था। मुझे ठीक से तो दिखा नहीं, लेकिन दिखने में वह बेहद बड़ा पत्थर लग रहा था। शायद कोई मेरे मुंह के ऊपर पत्थर फेंकने वाला था। इससे पहले ही मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं हड़बड़ाते हुए तुरंत ही भागने लगा। मेरे दौड़ने की गति काफ़ी ज़्यादा थी, जिस वजह से मैं आधी बार पीछे पलट कर देख रहा था। हमारे दुकान का ओनर तो मर चुका था, मगर अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से बचकर निकलना था, जो मेरे लिए बेहद कठिन था। मगर कठिनाइयों से भरे इस रास्ते के बीच बाधाओं का सिलसिला अभी सर चढ़कर बोल पड़ा, क्योंकि सामने की तरफ काले कलर वाला एक विशालकाय जानवर खड़ा हुआ दिखा, जिसका आकार किसी नॉर्मल जानवर से काफ़ी लंबा चौड़ा था। और सबसे पहले मेरी नज़र उसके नाखूनों पर पड़ी तो मैं समझ चुका था कि मेरे सामने खड़ा ये जानवर असल में कोई जानवर नहीं, बल्कि किसी प्रेत का एक खौफनाक रूप है। तभी उसने अपने दोनों नुकीले दांत बाहर निकाल लिए। पहले मुसीबत क्या कम थी जो अब इस राक्षस ने मेरा सफ़र तो ख़त्म सा कर दिया था। अब मैं ज़िंदगी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, मगर कोशिश तो अभी भी जारी थी। चारों तरफ देखने के बावजूद मुझे कोई भागने वाला रास्ता नहीं दिखा। एक तरफ वो काली परछाई अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो अब दूसरी तरफ इस राक्षस की कयामत भी मेरे ऊपर मंडरा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। और फिर मुझे अपने जस्ट पीछे की तरफ से किसी गाड़ी की हेडलाइट अपने ऊपर पड़ती हुई दिखाई दी, और उन लाइट को देखने के बाद मैं फटाफट पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की ओर से एक ट्रक अच्छी खासी रफ्तार में मेरी ओर बढ़ती हुई नजर आई। मैंने उस ट्रक के सामने अपना हाथ दिखाया, लेकिन वो ट्रक वाला ट्रक रोकने को तैयार ही नहीं था। तभी मैं पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उस ट्रक वाले ने ट्रक नहीं रोकी। मगर शायद उसकी किस्मत को भी कुत्ता काट चुका था, क्योंकि अचानक ही उसकी भी ट्रक एकदम एक गलत जगह पर बंद पड़ गई। और तब जाकर वो ट्रक ड्राइवर उस ट्रक से नीचे उतरा और फिर मैं उसका चेहरा देखते हुए उसे लगातार घूरने लगा। मैं मन ही मन उसके ऊपर हंस रहा था, मगर दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर टेंशन के मारे ट्रक के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। मैं तुरंत ही उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे भाई साहब, हमें यहाँ से बेहद जल्दी निकलना होगा, वरना यहाँ पर मौजूद आत्माएं हमारा अहित कर सकती हैं। वो ट्रक ड्राइवर मुझे घूरते हुए धक्का देने लगा और खुद मुझसे डरते कांपते भागने लगा।
मुझे उस ट्रक ड्राइवर की ये करतूत बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। खैर उसे यूं भागता देख मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो यहीं कुछ कदम आगे चल रहा था कि उसका एक पाँव किसी चीज के अंदर धंस गया और औंधे मुंह वो जमीन पर गिर पड़ा। ये एक ऐसा वक्त था जो मुझे हिलाने में सक्षम था, क्योंकि मेरी आंखों की गजब रोशनी के सामने वो एकदम से छटपटाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली हो और धीरे धीरे उसकी हड्डियों में जान खत्म सी होने लगी। उसके हाथ पांव अब काम करना बंद कर चुके थे। इसी बीच मैंने अपनी लाइफ का एक और खौफनाक दहशत भरा मंजर देखा जो सच में बहुत ही डरावना भी था। एक ऐसा मंजर जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य साबित हुआ। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर के शरीर से खून की धाराएं बहने लगी। वो जगह भी खून से लथपथ हो चुकी थी और उसके शरीर की ये दशा देखने के पश्चात मुझे अपनी जान की सलामती के लिए कुछ करने की सूझी। दोस्तों उस समय मेरे पास मात्र एक ही चारा बचा था जो मुझे बचा सकता था। उस समय मैं गाड़ी ड्राइविंग सीखने में ही जुटा हुआ था और जब मेरी नज़र उस ट्रक पर पड़ी तो मुझे लगा शायद मैं इसको ठीक करके यहाँ से निकल सकता हूँ। लिहाजा मैं उस ट्रक की तरफ रवाना हुआ और जल्दी से उस ट्रक के अंदर दाखिल हुआ और अंदर बैठने के बाद मैंने पहली बार चाबी घुमाई तो वो ट्रक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी फूटी किस्मत इतनी शानदार थी। मैंने ट्रक के एक्सीलेटर पर अपना कदम रखा और तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। रास्ता तो अभी वीरान दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस बार ही मैं अपनी हिम्मत और साहस के दम पर वहाँ से निकल पड़ा। चूँकि रास्ता अभी भी एक जोरदार चुप्पी और सन्नाटे का शिकार बना हुआ था, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब मौत इंसान के पीछे पड़ी होती है तब वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। इस बार मैंने भी वही किया। मुझे जिस दिशा में रोशनी नजर आई मैं ट्रक को उसी तरफ भगाता रहा। लगातार तेज गति पकड़ने के बाद मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां दूध की एक लंबी चौड़ी फैक्ट्री बनी हुई थी और वहां पर पहुंचने के बाद मैं उस ट्रक से नीचे उतरा और वहां पर मौजूद सभी लोगों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। तत्काल उसी वक्त सभी लोग मुझे लेकर उस जगह पर पहुंच गए जिस स्थान पर इस बड़े हादसे ने जन्म लिया था और वहां पर दाखिल होने के बाद मुझे उन 3 लोगों की लाश ही नहीं मिली। हालांकि वह ट्रक अभी भी हमारे साथ ही था। फिर तकरीबन 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर उन तीनों की लाश एकदम से कहां गायब हो गई। पुलिस द्वारा काफ़ी जांच पड़ताल भी की गई, मगर उन तीनों लाशों के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया। साथ ही मुझे ये बात कंफ्यूज कर रही थी कि आखिर वह बुरा आदमी कौन था जो उस दिन गाड़ी से नीचे उतरते हुए जंगल की तरफ रवाना हुआ था, और साथ ही बॉस के द्वारा ऐसे कौन से काम किए जाते थे जिसकी वजह से उन्हें बकरी की लाश लेकर उस जंगली इलाके में पहुंचना पड़ता था, जो सच में एक भूतिया अड्डा भी है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।